बनाएंगे, क्या डिजाइन करेंगे फंक्शन? मान लीजिए भविष्य में हम आगे पढ़ेंगे, कोई लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, लिस्ट आपकी और हमारी ही जरूरत है, ठीक है, वो किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे तो खाली लिस्ट बना के छोड़ देंगे? नहीं सर, लिस्ट होगा तो उसमें नए वैल्यू को इंसर्ट करने की जरूरत होगी, कोई वैल्यू है उसको डिलीट करने की जरूरत होगी, कोई दूसरा लिस्ट है उसको उसके साथ जोड़ने की जरूरत होगी, ठीक है, कोई दूसरा लिस्ट है उसके साथ मर्ज करने की जरूरत होगी, ठीक है, लिस्ट को ही हमको रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो चीजें हम बोल रहे हैं ये क्या है? ऑपरेशंस हैं। और इन ऑपरेशंस को हम किससे डिनोट करेंगे? फंक्शंस, ठीक है। यानी लिस्ट बनाना है तो क्रिएट नाम का फंक्शन बनाएंगे, लिस्ट को, लिस्ट में कोई नया वैल्यू इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बनाएंगे, डिलीट करना है तो डिलीट बनाएंगे, ठीक है, मर्ज करना है तो मर्ज बनाएंगे, रिवर्स करना है तो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ गए? यानी कोई चीज डिजाइन ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज पे किन किन तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उन ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन, ठीक है, ओके। एक डीएस में एक टर्म आता है इसी से रिलेटेड, जो कि शुरू में हम डिस्कस नहीं किए थे, उसको बोलते हैं एडीटी। एडीटी नोट्स में कभी कभी आता है लिखने के लिए, ठीक है। इट स्टैंड्स, इट स्टैंड्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, डेटा टाइप। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया गया, वो जोड़ क्या जोड़ दिया गया? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे अगर हम सी में इंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंट, तो ये एक डेटा टाइप है, सिर्फ क्या है? डेटा टाइप है। हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट। हम इसे डेटा टाइप कहेंगे, प्री डिफाइंड डेटा टाइप कहेंगे, ये सब बोल सकते हैं, पर वी कांट से इट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हम सी में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट, मान लीजिए अपने स्टूडेंट बनाया था ना, ठीक, यस सर। तो हम इसे डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कह सकते हैं, लेकिन हम इसे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। तो सर आखिर एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि किसी काम से रिलेटेड डेटा डिफाइन करना, ठीक है, और उन डेटा पे किस किस तरह के ऑपरेशन होंगे उनकी फंक्शन को बनाना, और कंबाइंडली दोनों को एसोसिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यानी डेटा वैल्यू के साथ साथ उस डेटा वैल्यू पे अप्लाई की जाने वाली बिहेवियर यानी फंक्शंस, जब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक। फंक्शन भी हमने डेराइव डाटा टाइप में लिखा था, क्या लिखा था? डेराइव डाटा टाइप। फंक्शन जो होता है वो डेराइव डाटा टाइप में आता है, ठीक है। तो एक प्री डिफाइंड टाइप ले रहे हैं या यूजर डिफाइंड टाइप ले रहे हैं, साथ साथ उसमें फंक्शन ले रहे हैं, मतलब डेराइव डाटा टाइप, डेराइव डाटा टाइप ले रहे हैं। जब इन दोनों को हम कंबाइंडली कर रहे हैं, डेटा प्लस फंक्शन, डेटा प्लस फंक्शन, कंबाइंडली नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि we know for fulfill our requirement we use
डेटा टाइप, ठीक है। इफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, then we use user defined data type, ठीक है। Okay, these type only represent the value, only represent, किसको करते हैं ये, सिर्फ वैल्यू, वैल्यूज को, ऑपरेशन नहीं। इंट एक्स है तो सर एक वैल्यू है, ये हम थोड़े कर देंगे कि उसमें प्लस हो रहा है उसमें माइनस, नहीं, एक वैल्यू है, एक स्ट्रक्चर है तो एक वैल्यू है, भले वो 4 वैल्यू को मिला के बना हो, ठीक है। तो दीज टाइप ओनली रिप्रेजेंट द वैल्यू, ठीक है। वी नो we have to perform multiple operation on the data, ठीक है। For this we use normally क्या functions, normally functions, ठीक है। ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन is the derived data type, ठीक है। The facility in which we combine the data as well as its associated function together in one unit called क्या, abstract data type, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंपली, अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो तो एडीटी इज इक्वल टू डेटा प्लस क्या, रिलेटेड, ठीक है, डेटा प्लस रिलेटेड, ठीक है। जब दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो क्या रिजल्टेंट को कहा गया, एक नया टाइप बन गया जिसे हम क्या कहने लगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लियर, ओके, नॉट ओके, ओके ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिस इज योर रोल, दिस इज योर नेम एंड दिस इज योर क्या, मार्क्स, एंड दिस 3 combinedly associated with students, किससे, ठीक है। ये सिंगल भी हो सकता था, मैं ऐसे ही समझाने के लिए, पर ये तो डेटा है ना, ये तो क्या है, ये डेटा वैल्यू है, ये क्या है,
भैया इस डेटा वैल्यू पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसी से हम क्या परफॉर्म करेंगे, एडमिशन परफॉर्म करेंगे, करेंगे ना। फी, इसी से हम क्या लेंगे, फी। इसी से हम क्या करेंगे, अटेंडेंस, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, एग्जाम, ठीक है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में हमें किसकी जरूरत है, इन डेटा की जरूरत है। अब कह रहा है कि कंबाइंडली जब इन तीनों को सब को हम एक यूनिट में पिरो दें, ऐसी कोई व्यवस्था बना दें कि ये सब क्या आ जाए, ठीक है। तो कंबाइंडली इट इज नोन एज क्या, आई बात समझ में, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन के साथ इसको कुछ बीच में एक घुस गया, बता दिया आपको। चलिए फंक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन में सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन का सिंटेक्स, फंक्शन का सिंटेक्स कैसे बनाते हैं सी में फंक्शन। अरे यही सब लोग रिवाइज करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या बताए थे कि रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, और ब्रैकेट में क्या होते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर, वाह वेरी गुड। और ओपनिंग ब्रेसेस होता है, क्लोजिंग ब्रेसेस होता है, यही होता है, ओके। उसके बाद इस फंक्शन को 4 प्रोटोटाइप पे डिवाइड किया गया। प्रोटोटाइप क्या है, एक डिक्लेरेशन है किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, ठीक है। प्रोटोटाइप कितने तरीके से बताए जाते हैं, 4, कौन कौन, हाँ वाह, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर फंक्शन, नो रिटर्न, सॉरी, नो रिटर्न, नो पैरामीटर, नो रिटर्न फंक्शन पैरामीटर्स, है ना, सॉरी नो पैरामीटर्स, नो पैरामीटर्स, ठीक है। दूसरा नो रिटर्न पैरामीटर, ठीक है, सब खाली याद। रिटर्न विद पैरामीटर। और तीसरा रिटर्न बट नो पैरामीटर, और चौथा रिटर्न विथ पैरामीटर। यही ना है 4, ठीक है। अब हमारी जरूरत के अनुसार जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसका हम इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट क्लियर, ठीक। फंक्शन डिफाइन करने का कितने तरीका है, दो, कौन कौन, 2 अप्रोच सर, टॉप डाउन और बॉटम अप। ठीक, कौन कौन, टॉप डाउन, टॉप डाउन एंड बॉटम। टॉप डाउन में क्या होता है, सर टॉप में मेन डिफाइन करते हैं, उसके बाद सर पहले सर मेन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं सर। ठीक ठीक ठीक। तब हमारा फंक्शन यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। और बॉटम अप में पहले यूजर डिफाइन करते हैं, उसके बाद मेन को डिफाइन करते हैं। ठीक, हम किसको यूज करेंगे, यस सर, दोनों को किसी को यूज, हाँ ठीक है, दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोटाइपिंग के आधार पे बॉटम अप अप्रोच बेहतर बोला जाता है, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच में जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं, कॉल करते हैं, उसकी प्रोटोटाइपिंग करने की जरूरत नॉर्मली नहीं होती है। अगर हम बॉटम अप अप्रोच में हर चीज यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन जब भी अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच बनेगा, ठीक है, जो हम कह देंगे बनेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कहीं कहीं जरूरत होगा तो हो सकता है टॉप डाउन अप्रोच पे भी जाना
तो वैसे केस में प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अगर आवश्यक हुआ, हमेशा आपको फंक्शन बनाना है, ठीक है, हम लोग बॉटम अप अप्रोच पे ही आगे बढ़ेंगे। आप कहीं पे अगर टॉप डाउन की जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, बताने के लिए तो दोनों आपको बता दिया गया था, ठीक है। ओके, फंक्शन में जो पैरामीटर होता है वो कितने तरह के होते हैं? एक्चुअल और फॉर्मल। दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल और दूसरा होता है फॉर्मल। एक्चुअल किसको कहते हैं, फॉर्मल किसको कहते हैं? मान लीजिए कि यहाँ एक सम नाम का फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका मेन है, और इस मेन में आपने सम को कॉल किया, मान लीजिए a कोमा b के साथ। तो इसमें एक्चुअल कौन है, फॉर्मल कौन है? सर सम भी एक्चुअल है और int x और int y। बट सम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, इसमें सम तो फंक्शन का नाम है। पैरामीटर कौन कौन है? सर सम वाला जो है वो फॉर्मल है, सर के अंदर int x वाला int y कौन? फॉर्मल पैरामीटर है सर। सम वाला कौन पैरामीटर? a comma b। a कोमा x y सर। a कोमा b। a कोमा b क्या है? a कोमा b क्या है? और x कोमा y क्या है? फॉर्मल सर। कौन फॉर्मल? सर x कॉमा y फॉर्मल है सर। x कोमा y फॉर्मल है, और एक्चुअल a b। ओके, ठीक, ओके ओके। इसके बाद आपको एक चीज पढ़ाया गया था, फंक्शन कॉलिंग पढ़ाया गया था, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग, इसमें तीन चीज बताया गया था। कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल, तीसरा कॉल बाय पॉइंटर। ठीक, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? एक्चुअल और फॉर्मल दोनों अपना सेपरेट मेमोरी बनाता है, और एक्चुअल अपने वैल्यू को फॉर्मल में कॉपी कर देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर फॉर्मल अपने वैल्यू को बदलता है तो उसका फर्क एक्चुअल पे नहीं पड़ता है। कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी एक्चुअल बनाता है, फॉर्मल उस एक्चुअल मेमोरी को ही अपना एलियास क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर लेता है? एलियास, ठीक है। मतलब उसका नाम ए है तो उसी का नाम एक्स भी रख देता है। इस केस में अगर फॉर्मल के थ्रू कोई चेंजिंग होता है तो उसका फर्क एक्चुअल में भी होता है, ठीक है। और कॉल बाय पॉइंटर के केस में हम पैरामीटर की जगह पे पॉइंटर रखते हैं जो दो भेजे गए एड्रेस को रिसीव करता है, जो दो भेजे गए एड्रेस को क्या करता है? रिसीव करता है। और चूंकि एड्रेस भी रेफरेंस से ही रिलेटेड है तो इसे भी कॉल बाय पॉइंटर को भी कॉल बाय रेफरेंस के अंतर्गत ही समझा जाता है। अंतर ये होता है कि रेफरेंस करते समय पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, एम्परसेंड लगा के काम हो जाता है, जबकि जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो पॉइंटर की लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सब बताया जा चुका है, क्लियर? यस सर। पढ़ के आए थे? कौन कौन पढ़ के आया है? तुम राज पढ़ के आए थे, रिवाइज किए थे, बोले थे ना कि पढ़ के आने के लिए? पूरा बिल्कुल नहीं, मतलब शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट ही में बोले थे हम कौन बोले थे कि एकदम पोथी पढ़ के आना। रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सन, ठीक है। तो रिकर्सन प्रोसेस है
रिकर्सिव फंक्शन फंक्शन है। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करने लगे तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? रिकर्सिव। रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। और जब फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करेगा तो अपने ही स्टेटमेंट को बार बार क्या करेगा? एग्जीक्यूट भी करेगा। ठीक है। और चूंकि अपने ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा मतलब कि इसका एडवांटेज लूप की तरफ मिलेगा। ठीक है। ओके। यानी लूप का काम हम रिकर्सिव फंक्शन से करा सकते हैं। जहां पे हम लूप लिखते हैं उस लूप को हटा के वहां पे हम क्या डाल सकते हैं? एक रिकर्सिव फंक्शन डाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर? लेकिन एक रिकर्सिव में एक ड्रॉबैक है कि रिकर्सिव कहता है कि एक तो ये स्टैक मैनर में काम करता है, स्टैक मेमोरी यूज करता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये जितने बार कॉल होता है बफरिंग करता चला जाता है और उन बफर को स्टैक में मैनेज करता है। इसका मतलब है कि जो रिकर्सिव सबसे लास्ट में कॉल हुआ है उसका ऑपरेशन सबसे पहले होगा और जो सबसे पहले कॉल हुआ है उसका ऑपरेशन सबसे आखिरी में। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम रिकर्सन प्रोसेस को बढ़ा दें तो इसको नंबर ऑफ बफर की रिक्वायरमेंट भी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता चला जाएगा? स्लो होता जाएगा, घटता जाएगा। ओके। तो हम लूप के साथ वहीं इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लूप को रिप्लेस करके वहीं करेंगे जहां हमें लगता है कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो गया है लूप से। ठीक है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम वहां पे लूप हटा के रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। कोई डाउट? तो ये आपका हो गया फंक्शन। और क्या बोले थे पढ़ के आने के लिए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ के आए हैं? स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक। अच्छा, कैन वी से दैट एवरी स्ट्रक्चर इज अ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? कैन वी से दैट structure is the referential structure? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस। ठीक है। टेक्निकली याद कीजिए रेफरेंशियल क्या कैसे है वो मैं समझाने की कोशिश में थोड़ा सा लगता हूं। जैसे आप लिखते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहां लिखते थे इंट रोल और लिखते थे कैर नेम 20। ठीक है। और इसको यूज करने के लिए आप एक वेरिएबल बनाते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। एक अगर रिकॉर्ड रखना है तो क्या करते थे? अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो हकीकत में होता क्या था कि ये 20 2 22 बाइट का बनाया। 2 बाइट किसके लिए और 20 बाइट किसके लिए? ये हो गया रोल और ये हो गया नेम। ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ना। मान लीजिए इसका 118। ठीक है। और मान लीजिए हो सकता है लगातार हो सकता है लगातार ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि इसका 120 ऐसा मान के चलते हैं कि लगातार ही है ऐसा मान लो।
तो ये कह रहा है कि जब आप एस बनाते हैं तो हर स्ट्रक्चर अपने एस के लिए अंदर में एक सर्टेन मेमोरी एलोकेट करता है। वो आपका काम नहीं है, वो कंपाइलर करता है। ठीक है, अब ES करता क्या है? ES कुछ नहीं करता है इस S में। ठीक है, ये कहता है कि रोल रखते हैं और इसमें रोल का एड्रेस डाल लेते हैं, इसमें नेम रखते हैं और इसमें नेम का एड्रेस डाल लेते हैं। तो जब आप लिखते हैं s.roll तो ये किस पे चला जाता है? 118 पे। ठीक है, s डॉट क्या roll, और इसमें क्या लिखते हैं? s डॉट। Any doubt? No, sir. ठीक, so we can say that every structure is a referential structure. ठीक है, हमें दिख रहा है s एक वेरिएबल के रूप में, लेकिन हकीकत में इंटरनली इसको देखे तो क्या किसको डिनोट कर रहा है? एड्रेस को। ठीक है, तो मतलब रेफरेंस को, ब्लॉक रेफरेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी s को पॉइंटर बना दें, ठीक है, तो हम एड्रेस डालेंगे वहां पे, सीधे 118 बताएंगे, 120 बताएंगे, यही ना? क्लियर? ठीक, एक इसमें कंसेप्ट आता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा, मान लीजिए कि हम इसका पॉइंटर बनाते हैं। सपोज कीजिए इस स्ट्रक्चर का स्टूडेंट का हम एक पॉइंटर क्या ले लेते हैं? P, और P बराबर हम लिखते हैं क्या? स्टूडेंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ क्या चीज? ठीक, तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? सर ये स्टैटिक हो गया, कंपाइल टाइम पे ही ये व्यवस्था बन गई। ये व्यवस्था जो है रन टाइम पे है, यानी रन करेगा। ठीक है, ये 2 बाइट, ये 20 बाइट, इसका 118, इसका 120, ये रोल, ये नेम, ऐसे समझने के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि एक पॉइंटर हमने बनाया, पॉइंटर किस नाम से? P नाम से। ठीक है, क्लियर? ओके, और ये P किसका है? स्टूडेंट का है। तो ये कह रहा है कि हमारे अंदर एड्रेस होगा, तो भैया हम स्टूडेंट के पॉइंटर है तो एड्रेस भी तो 2 ही ना रखेंगे, क्योंकि उसमें 2 ही तरह का डेटा है, एक रोल और एक नेम। तो पॉइंटर P कह रहा है कि मैं अपने एक पार्ट में रख लूंगा 118 और दूसरे पार्ट में क्या रख लूंगा? तो ये पॉइंट करने लगा इसको और ये पॉइंट करने लगा किसको? इसको। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रेफरेंस, सॉरी रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। पहला वाला में स्टैटिक हुआ, दूसरा वाला में क्या हुआ? डायनेमिक हुआ। मैलॉक यूज करते हैं तो क्या होता है? डायनेमिक। पहला वाला में मैलॉक यूज नहीं किया, सिंपल वेरिएबल ले लिए तो स्टैटिक। दूसरा वाला क्या हो गया? लेकिन दोनों ही व्यवस्थाएं, ठीक है, रेफरेंशियल है। क्या है? रेफरेंशियल है। एक कंसेप्ट होता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या होता है? इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। द स्ट्रक्चर हर स्ट्रक्चर को हम रेफरेंशियल बोलेंगे पर सेल्फ नहीं बोलेंगे। सेल्फ बनने का दूसरा मीनिंग है, कहता है कि जब एक स्ट्रक्चर अपने अंदर, अपने बाहर नहीं, अपने अंदर अपने ही जैसे किसी दूसरे स्ट्रक्चर के एड्रेस को रखने की परमिशन दे, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, अभी क्या है, एक मैलॉक किए तो एक पी की जरूरत है, 5 तो करेंगे तो एक पी की जरूरत होगी, एक क्यू की जरूरत होगी, एक आर की जरूरत होगी, एस की जरूरत होगी, या फिर एरे बनाने की जरूरत होगी पॉइंट। ठीक है, तो कहता है कि इस तरह से तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब 500 मैलॉक करेंगे तो 500 वेरिएबल करेंगे या 500 का एरे बनाएंगे, तो सर फायदा क्या होगा? इससे अच्छा तो हम पुराना ही वाला सिस्टम पर आते हैं।
नहीं रहता है। इतना सारा पॉइंटर ले लेंगे तो पॉइंटर भी तो 2 बाइट ले रहा है, किसी भी टाइप का हो 2 बाइट लेगा। तो 500 पॉइंटर ले लिए तो 1000 बाइट ऐसे बर्बाद होगी। आप मेमोरी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं 1000 मेमोरी ले भी लिए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिए, अब हम उतना पॉइंटर भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि एक व्यवस्था हम बनाते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए, ठीक है, कि पॉइंटर लिस्ट में चाहे वैल्यू 1 हो या 1,00,000 हो या 1 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है। ऐसी व्यवस्था हो, ठीक है, कि हर एक के पास दूसरा का एड्रेस हो, ठीक। लेट राज इज द फर्स्ट, ठीक है। तो राज के पास एड्रेस तुम्हारा हो, तुम्हारे पास एड्रेस उसका हो, उसके पास एड्रेस उसका हो, उसके पास एड्रेस उसका हो, उसके आगे नहीं हो तो ना हो। और चूंकि राज इस पूरे सीक्वेंस का पहला है, इसका एड्रेस हम पॉइंटर पी को देते हैं। तो पी कहेंगे तो राज को बताएगा, और राज के अंदर जो एड्रेस कहेंगे तो तुमको बताएगा, तुम्हारे अंदर जो एड्रेस है तो मेरा काम हो जाएगा। इस तरह से हमें मल्टीपल पॉइंटर लेने की जरूरत, लेकिन ये तो तब ना होगा जब हर स्ट्रक्चर अपने अंदर अपने जैसे दूसरे स्ट्रक्चर का एड्रेस रखे। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को रेफरेंशियल ना कह के सेल्फ रेफरेंशियल कहेंगे। सेल्फ मतलब स्वयं का, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर that holds the address of another similar type structure इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है। अब मान लीजिए दैट इज, समझाने के लिए, दैट इज आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट ही बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अब अगर आप इसमें इंट डेटा, इंट आपका डेटा क्या है इसका? इंट रोल कैर क्या नेम। अगर मान लीजिए हम इतने पे छोड़ दें तो क्या हम इसको सेल्फ रेफरेंशियल बोलेंगे? क्योंकि इस स्ट्रक्चर का जो भी ब्लॉक बनेगा वो रोल और नेम के लिए जाना जाएगा, ठीक है। जबकि हम कह रहे हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल वो होगा जो रोल और नेम तो होल्ड करे, साथ साथ अगले वाले स्ट्रक्चर का एड्रेस भी क्या कर ले, ठीक है। तो ये अभी तक रेफरेंशियल है। सेल्फ कब बनेगा? जब हम इसके अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट का के जैसा एक पॉइंटर हम इसमें डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर कर देंगे? ठीक है। अब हम पूछें कि क्या ये स्ट्रक्चर सेल्फ रेफरेंशियल है, तो जवाब होगा यस। क्यों? क्योंकि अब इसके ब्लॉक में 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट रोल का, एक पार्ट नेम का, और एक पार्ट पॉइंटर का जो अगले का एड्रेस रखेगा। किसका एड्रेस रखेगा? अगले का, ठीक है। मान लीजिए कि आप अगला मैलॉक करेंगे तो उसके भी कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इस पूरे कंबाइंडली इसका एड्रेस 100 है, इसका कंबाइंडली एड्रेस क्या है? 135 है, ठीक है। तो ये हो गया रोल, और ये हो गया नेम, और ये हो गया पॉइंटर, हो गया ना, ठीक। अब अलग अलग मैलॉक करते जाएंगे
और जब भी अगला बनाएंगे पिछले वाले को कहेंगे ना तुम इसके साथ अपना एड्रेस क्या कर लो, शेयर कर लो, तो ये इसको पॉइंट कर लिया। अच्छा तुम्हारे पास नहीं है आगे तो तुम क्या रख लो, नल रख लो। अच्छा तुम पहला हो, तुम्हारा एड्रेस हम पी को दे देते हैं, किसको दे देते हैं। अब जब भी हम इस पॉइंटर से जाएंगे तो ये इस ब्लॉक को बताएगा, और जब इस पॉइंटर के जरिए इस पॉइंटर को सूचित करेंगे तो ये इस ब्लॉक का इंफॉर्मेशन देगा। जब इसके साथ हम इस पॉइंटर को सूचित करेंगे तो ये आगे बताएगा कि नल है, आगे कोई भी वैल्यू। कुछ समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम लाखों करोड़ों जितना लिस्ट बनाना चाहे बना लेंगे, बनाते चले जाएंगे, हमारा एक ही पॉइंटर की जरूरत होगी। और जो पॉइंटर पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं हेडर पॉइंटर, आगे बताएंगे इसको क्या कहते हैं, हेडर पॉइंटर। स्टार्ट भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पूरा लिंक लिस्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी पे आधारित है। ये कुछ नहीं है, ये जो हम तरीका बनाए हैं ये लिंक लिस्ट है। क्या है, लिंक लिस्ट, जिसमें एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से क्या करना, लिंक करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिंक लिस्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया, और पॉइंटर बोले थे तो पॉइंटर भी देख लिए होंगे। पॉइंटर का दो बेसिक इस्तेमाल है, मेन इस्तेमाल है। एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो कि हम ऑलरेडी सी में सिखा चुके थे, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्सिटी घटेगा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि नंबर ऑफ कोड बढ़ ही जाए, लेकिन इससे फायदा ये हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन स्पीड पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये एक फायदा हो मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरा है कि पॉइंटर का यूज डायनेमिक मेमोरी के लिए, बिना पॉइंटर के डायनेमिक मेमोरी यूज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और डायनेमिक मेमोरी में आपको दो चीज पढ़ाया गया था, एक पढ़ाया गया था मैलॉक, और दूसरा एक फंक्शन बताए थे क्या, फ्री, ठीक है। मैलॉक से रन टाइम पे मेमोरी रिजर्व होता है, और फ्री से उस रन टाइम पे रिजर्व किए गए मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फ्री कर, जबकि स्टैटिकली जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी रिजर्व होता है उसे हम नहीं हटा सकते हैं, वो परमिशन हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, वही हटा सकता है अपने गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। सी के पास अपना गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है, तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है, ओएस पे। और ओएस को कहता है कि भैया तुम जब भी आना मेरे मेमोरी में जो यूज नहीं हो रहा है उसको साफ कर देना, झाड़ू लगा देना, ठीक है, क्लियर। यानी सी के पास अपना झाड़ू लगाने वाला नहीं है, वो नगर पालिका के झाड़ू लगाने वाले पर डिपेंडेंट है, नगर पालिका वाला हमेशा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन सी रन टाइम में कहता है ना कि रन टाइम में हम आपको एक झाड़ू लगाने वाला देंगे, ठीक है। मैलॉक से आप यूज कर लीजिए, और झाड़ू लगाना है उसी समय तो फ्री को यूज कर लीजिए, झाड़ू लगा देगा, समझ गए, ठीक है। यानी मैलॉक डायनेमिक मेमोरी जो हम मैलॉक से रिजर्व करेंगे उसे हम हटा भी देंगे, पर जो हम वेरिएबल एरे के द्वारा जो मेमोरी हम रिजर्व करेंगे वो कंपाइल टाइम पे होता है, उसे हम नहीं हटा सकते हैं। वो जब भी हटेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के गार्बेज कलेक्टर के द्वारा हटेगा। किसके द्वारा हटेगा, गार्बेज कलेक्टर के द्वारा हटेगा। एवरीबॉडी क्लियर, यस सर, करेक्टर। ठीक है। तो ये एक दो बेसिक पॉइंट था। उसके बाद आपको थोड़ा सा पॉइंटर टू पॉइंटर का भी एक कंसेप्ट सिखाया गया था, सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर बताए थे। पॉइंटर टू पॉइंटर याद कीजिए, पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। जैसे इसको तो हम पॉइंटर बोलेंगे, इसको तो हम पॉइंटर बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे,
पॉइंटर टू पॉइंटर यानी डबल पॉइंटर, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जरूरी क्या है, तो पॉइंटर का होता है कि हम नॉर्मल टाइप के एड्रेस को होल्ड करते हैं। जैसे x आपका इंटीजर टाइप का है तो हम उसको होल्ड करेंगे, या रन टाइम में आप इंटीजर टाइप के 2 बाइट का मेमोरी आप एलोकेट कर रहे हैं तो हम उसको होल्ड करेंगे। ठीक है, यानी पॉइंटर कहता है कि जो भी आपका डाटा टाइप है, चाहे वो कंपाइल टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो, हम उसके मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो फिर हुआ कि भैया तुम भी तो एक मेमोरी ही हो, तुम भी तो 2 बाइट के मेमोरी हो। अगर हमको तुम्हारे एड्रेस को कहीं होल्ड कराना है तो पॉइंटर कहता है कि अगर मेरे एड्रेस को होल्ड कराना होगा, ठीक है, तो डबल पॉइंटर लेना होगा। ठीक है, फिर कहता है डबल पॉइंटर कहता है अगर मेरे एड्रेस को होल्ड कराना हो तो अगला ट्रिपल पॉइंटर लेंगे। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, क्यों करेंगे इससे, तो कहता है कि अगर आप डबल पॉइंटर लेते हैं तो आप पॉइंटर के पास भी जा सकते हैं उससे और सीधे उसके वैल्यू के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 फायदा है। अब एक क्या है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जवाब हाँ भी हो सकता है, जवाब ना भी हो सकता है। जहां तक हम आपको सिखाएंगे उसमें डबल पॉइंटर ट्रिपल पॉइंटर की जरूरत अमूमन ना पड़ेगी। ठीक है, हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखा देंगे, सिंगल पॉइंटर से ही सारा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ किताबों में जब आप सीखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो कुछ कुछ किताबों में वही लॉजिक जो हम सिंगल पॉइंटर में बनाते हैं वो लोग उसको किस में करता है, डबल पॉइंटर। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक आपका काम हो गया। अब इसके बाद की गाड़ी बढ़ेगी हम लोग की, और अगला जो चैप्टर हम लोग बढ़ाएंगे इसी से लेते हुए, दैट चैप्टर इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर आप लोग क्लास छोड़ेंगे तो आई एम सॉरी टू से बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, और इसमें बहुत दिमाग, बहुत बोलना, बहुत समझाना पड़ता है। तो अगर मिस कीजिएगा तो वीडियो के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर शुरू में ही समझना चाहते हैं तो बेहतर है कि क्लास मिस मत कीजिए। ओके, सर PDF सेंड कर दीजिएगा।